साई राम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। आशा करती हूँ हिंदी विषय में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। हिंदी का पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। इस बार कुछ भी आपने गलती नहीं की होगी, ठीक है ना। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। तो आज हम क्षितिज पुस्तक लेंगे, इसमें काव्यखंड देखेंगे। काव्यखंड में हमारे कितने पाठ हो गए हैं ये देखते हैं। पहले हमारे सूरदास जी हो गए हैं, तुलसीदास, और इसमें हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 3 पाठ हो गए हैं। कुछ पाठ इसमें से सीबीएसई की ओर से हटा लिए गए हैं, डिलीटेड चैप्टर हैं वे, तो वे परीक्षा में नहीं आएंगे, वे केवल पढ़ने योग्य होंगे। जैसे देव, ये पढ़ने योग्य हैं। जयशंकर प्रसाद जी, ये पढ़ने योग्य हैं। नागार्जुन, ये पढ़ने योग्य हैं। गिरिजा कुमार माथुर, ये पढ़ने योग्य हैं। और मंगलेश डबराल। ये काव्यखंड के जो 5 कविताएं हैं ये केवल आपके पढ़ने योग्य हैं, इसमें से परीक्षा में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इन कविताओं को हम पढ़ सकते हैं, हमें अच्छी लगती हैं ये कविताएं। इन कविताओं को केवल हम पढ़ेंगे, परीक्षा में इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आज ये कविता लेंगे ऋतुराज जी की। तो इसमें इनकी कविता का नाम है कन्यादान, ठीक है। तो कन्यादान के बारे में आप जानते हैं कि कन्यादान क्या होता है। सभी शादी विवाह वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर लड़की का कन्यादान होता है। लड़की के माता पिता लड़की का कन्यादान करते हैं। जब कन्यादान होता है तो चारों तरफ कैसे एक माहौल कैसा बन जाता है, शांत सा, क्योंकि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे लोगों के हाथों में सौंपती है। तो यह दुख, मतलब ये देखा जाए इसमें दोनों ही आभास होता है, सुख भी, क्योंकि लड़की अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है, और एक दुख भी होता है कि वो अपनी माँ को छोड़कर जा रही है। तो इसको माँ किस तरह से सहती है इस दुख को, और अपनी बेटी के प्रति वो चिंतित भी रहती है। तो इसमें कविता में हम यही पढ़ेंगे। तो आज का विषय हिंदी विषय पद्यखंड क्षितिज, प्रकरण कन्यादान, कवि ऋतुराज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कवि परिचय लेंगे कि कवि कौन है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हम ये सभी इनके परिचय में देखेंगे। तो ठीक है, ये ऋतुराज जी हैं, कन्यादान के कवि, ठीक है। इन्होंने और भी बहुत सी कविताएं लिखी हैं। साहित्य में अपना एक अलग ही स्थान बनाया है। नारी के हृदय की भावनाओं को इन्होंने अपने शब्दों में पिरोकर कविता के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए इनका परिचय देखते हैं। कवि ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे जयपुर में रहने लगे। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारविंद आदि। इन्हें कुछ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार इत्यादि से इन्हें सम्मानित किया गया था। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। मतलब जो लोगों की चिंता का विषय रहा है उसको उन्होंने अपनी लेखनी का उद्देश्य बनाया था, सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। फिर आगे उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है।
जैसा हमें कन्यादान में मिलेगा, और वे आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है उनकी भाषा अपने परिवेश और जीवन से जुड़ी हुई है। मतलब उनकी भाषा में हमें कोई बनावटीपन नहीं मिलता है। इनकी जो भाषा में मिलेगी वो खड़ी बोली मिलेगी, और जो आजकल हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में हमें दिखाई देती है, लोक जीवन में दिखाई देती है, तो वह भाषा हमें इनकी कविताओं में भी दिखाई देती है। तो अब देखेंगे कि इस कविता का उद्देश्य क्या रहा है, यह कविता किस उद्देश्य से लिखी गई है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कन्यादान का उद्देश्य बताइए, कन्यादान कविता का क्या उद्देश्य है। ठीक है, अब इसको देखते हैं इन्होंने किस उद्देश्य से इस कविता को लिखा है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देना इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उससे सुख दुख का साथी होती है। इसी कारणों से अंतिम पूंजी कहा गया है। तो इसमें कन्यादान में जो माँ है, माँ लड़की को सीख देती है कि तू बेटी होना, लेकिन बेटी जैसा दिखाई मत देना, क्योंकि माँ ये जानती है कि इस जो हमारा समाज है कैसा क्रूर है। वो सीधे लोगों पर अत्याचार करता है। अगर सामने वाला कोई सीधा है, अगर पता लग जाए तो वह जो दूसरा व्यक्ति है उस पर अत्याचार करने लगता है। तो माँ यही सीख अपनी बेटी को दे रही है, और यह भी दुखी हो रही है क्योंकि वह उसकी अंतिम पूंजी है, वो दूसरों के हाथों में दे रही है। तो वो क्या है, जो बेटी है वह उसके सुख दुख का साथी है, सबसे निकट भी रहती है। आपने देखा होगा कि कोई माँ है, माँ अपने हृदय की बात केवल अपनी बेटी को ही बताती है, बेटे को नहीं बताती है। जबकि कहते हैं बेटी और बेटे में अंतर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो माँ है, माँ के हृदय के करीब सबसे अधिक कौन होती है? बेटी होती है, क्योंकि बेटी माँ के दुख को एकदम पहचान लेती है। तो इसलिए माँ उसे अपनी अंतिम पूंजी भी कह रही है, क्योंकि वो बड़े ही प्यार से पाल पोसती है और अपने हृदय का जो राजदार बनाती है वो बेटी को ही बनाती है। कविता में कोई भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। मतलब इसमें ये नहीं कहेंगे केवल भावनाओं में बह के ये कविता लिखी गई है, ये एक वास्तविक अनुभव है जो माँ ने अपने अनुभवों को इकट्ठा किया है, वो अपनी बेटी को दे रही है। और यह कविता एक प्रामाणिक, एक वास्तविक जो माँ की पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति भी है। ठीक है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। जो कवि ऋतुराज जी हैं, उन्होंने एक स्त्री जीवन के प्रति अपनी भावनाओं को यहाँ पर बताया है। उनकी भावनाएं कितनी संवेदनशील हैं, ये उन्होंने इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो ठीक है, आपको कवि के बारे में भी मालूम हो गया है और इस कविता का उद्देश्य भी मालूम हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। कन्यादान, तो आपने देखा होगा कि कन्यादान किस समय किया जाता है? जब लड़की का विवाह होता है तो उस समय फेरों के बाद माता पिता अपनी लड़की का कन्यादान करते हैं, अपनी लड़की को लड़के के हाथों में सौंपते हैं। तो उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि विवाह के समय एक माँ अपनी लड़की को किस तरह से समझाती है और संसार की वास्तविकताओं से परिचित कराती है। तो इससे पहले हम कविता का परिचय लेंगे। इसमें कविता का परिचय, कविता का नाम कन्यादान, कवि ऋतुराज जी, भाषा शैली खड़ी बोली हिंदी। इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं भी बनावटीपन नहीं है, इसमें कहीं भी वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो हमारे आसपास की वातावरण है, परिवेश है,
जो आजकल साधारण भाषा बोली जाती है उसी का प्रयोग किया गया है। रस इसमें हमें वात्सल्य रस मिलेगा और हमें करुण रस भी दिखाई देगा, क्योंकि वात्सल्य रस है कि माँ बेटे का यहाँ पे प्यार दिखा गया है। जो माँ है, माँ अपने बेटे के प्रति प्यार दिखा रही है, तो इसलिए वात्सल्य रस भी कहेंगे, एक बच्चे के प्रति प्यार है। और करुण रस इसलिए कि एक दुख का अनुभव भी हो रहा है, क्योंकि माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है, उसको संसार की वास्तविकता से परिचित भी करा रही है, तो ये कि यहाँ पे करुण रस भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आता है अलंकार कौन कौन से इसमें। उत्प्रेक्षा है, उपमा है और विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे हो गया कि जैसे उस पंक्ति में है, तू लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, तो दोनों में विरोध हो रहा है, तो ये विरोधाभास भी है। कुछ हम बीच में अलंकार देखेंगे, वो साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी। फिर अन्य में आ जाएगा छंदमुक्त कविता है, उर्दू तथा तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और कवि ने भावनात्मक अभिव्यक्ति की है। ठीक है, अब इसका हमने परिचय देखा है, अब कविता की ओर चलते हैं। तो इसमें कन्यादान कविता शुरू करते हैं। तो कन्यादान आपने देखा है कि किस प्रकार से लड़की को लड़के के हाथ में सौंप दिया जाता है और लड़की दूसरे घर चली जाती है। जिस लड़की को माँ प्यार से बड़ी करती है, सारे संसार के दुखों से बचाती रहती है और उसको एक पल में दूसरे के घर दूसरे के हाथों में सौंप देती है। इसी भावनाओं को यहाँ पर हमने कविता में भी देखेंगे कि कैसे अब लड़की को वो संसार की वास्तविकता से परिचित करा रही है। ठीक है, अब कन्यादान एक कविता शुरू करते हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से सुनोगे तभी यह कविता आपको समझ में आएगी। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक कहते हैं वास्तविकता, यथार्थता, स्वाभाविक था। हमें किसी को मतलब यह कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा था, दुख ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि हमें किसी और के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बताने के लिए। तो ये कितना स्वाभाविक था, यथार्थ था या वास्तविक था। ये दुख लड़की को दान में देते वक्त, जो वक्त है ये शब्द, ये उर्दू का शब्द है, वक्त कहते हैं समय। ठीक है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो इसमें कवि ये कह रहा है कि जब लड़की का कन्यादान होता है विवाह के समय, तो उस समय जो माँ का दुख है वो कितना प्रामाणिक है, कितना यथार्थ है, कितना स्वाभाविक है, कितना वास्तविक है। और क्या होता है उस समय कि लड़की क्या है, लड़की उसका राजदार होती है, सुख दुख का साथी होती है। वो बचपन से ही उसको संसार के सारे दुखों से बचाती रहती है। उसके सबसे निकट कौन होती है, लड़की ही होती है, और वह उसको ऐसा लगता है जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है, जब वह उसको देती है, दूसरे के हाथ में सौंप देती है, तो ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ जा रहा है, उसकी अंतिम पूंजी जा रही है। ठीक है, इतना है समझ में। आगे, लड़की अभी सियानी नहीं थी। सियानी कहते हैं समझदार होना। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना कहते हैं पढ़ना, समझना। ठीक है, पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि लड़की अभी सियानी नहीं थी। जो माँ है, माँ अपनी लड़की के प्रति चिंतित हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि अब लड़की की शादी होने वाली है, वह दूसरे घर जा रही है, वहाँ पर कैसे रहेगी। तो वह कह रही है कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, क्योंकि लड़की अभी समझदार नहीं हुई थी। वह अभी इतनी भोली थी, सरल थी, सीधी सादी थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, मतलब कि उससे सुख महसूस करना तो आता था, लेकिन उसे दुख समझना नहीं आता था, उसे दुख का आभास भी नहीं होता था। उसे संसार की जो वास्तविकता है उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। कैसे छल कपट भी होता है संसार में, किस प्रकार से कुछ दुख भी होता है, क्योंकि उसने दुख तो देखा ही नहीं है। माँ ने हमेशा उसे सुख ही सुख दिया है, दुखों से तो उसको बहुत दूर रखा है।
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लेकिन उसे दुख समझना नहीं आता था, उसे दुख का आभास भी करना नहीं आता था, दुख पढ़ना भी नहीं आता था, हमेशा सुख का आभास होता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की। पाठिका का है यहाँ पर पढ़ने वाले को, लड़की की ओर संकेत किया जा रहा है। धुंधले प्रकाश की, धुंधले प्रकाश से काल्पनिक सुख, जो विवाह के समय में सुखों की कल्पना कर रही है लड़की, तो इसलिए काल्पनिक सुख कहा गया धुंधले प्रकाश को। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि वे पाठिका थी, वह जो समझने वाली थी, जो लड़की थी, वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुर्क और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, वह केवल काल्पनिक सुखों की अनुभूति ही करती थी। विवाह के समय जो सुख मिला है, नए नए कपड़े, नए गहने, नया घर, तो इनका ही आभास हो रहा था। उसे केवल अपने उसमें कुछ तुर्क और कुछ लयबद्ध पंक्तियाँ यही पढ़नी आती थी। इसका मतलब है कि उसे केवल जो शादी के बाद वैवाहिक झंझट होते हैं, कितने कष्ट भी आते हैं, उनका कुछ भी अनुभव नहीं था, उनकी अनुभूति नहीं हो रही थी, वे केवल अपने सुखों का ही आभास कर रही थी। तो यहाँ पर जो माँ है, माँ इसी प्रकार से चिंतित हो रही है कि उसे लड़की को कुछ भी इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है, तो वे कैसे रहेगी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि लड़की अभी नादान है, नासमझ है, अभी सयानी भी नहीं हुई है, भोली भाली है, उससे केवल अच्छी अच्छी बातें ही, मतलब कि सुख की बातें ही आती हैं, उसे संसार की वास्तविकता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कवि ने माँ की भावनाओं को इन शब्दों में बताया है कि माँ किस प्रकार से अपनी जो लड़की के प्रति चिंता है वो किस प्रकार से व्यक्त कर रही है कि लड़की दूसरे घर जा रही है और अभी लड़की सयानी भी नहीं हुई है। ठीक है, ये आपको कविता अच्छे समझ में आ गई है। इसका आप संदर्भ सहित भावार्थ लिखना। संदर्भ मैंने पहले भी आपको बताया है। तो आप क्या करेंगे, इस पाठ को शुरू करने के इससे पहले उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले कविता का परिचय लिखेंगे, उसके बाद आप इसमें संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड के कन्यादान कविता से ली गई हैं, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। ठीक है, इसके बाद प्रसंग आ जाएगा। प्रसंग में यही बताएंगे आप कि प्रस्तुत पंक्तियों में एक माँ की भावनाओं को यहाँ पर कवि ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि जब लड़की का विवाह होता है, विवाह के समय जो माँ की चिंता है, माँ की जो पीड़ा है, माँ की जो परेशानी है, उसको कवि ने अपने शब्दों में बताया है। ठीक है, किसी प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आगे की वीडियो में आगे की पंक्तियाँ पढ़ाऊँगी, तो आप फिर वो लिखेंगे। अभी आप इतना ही कार्य करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी कविता। इसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना। इसके मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी दूंगी जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होंगे, परीक्षा में जो आ सकते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में मैं वे प्रश्न भी बताऊंगी। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। साईं राम। सुखी रहिए और अपना कार्य भी अवश्य करते रहिए। साईं राम।